नमस्कार। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे थे, ये पिछले कुछ सालों में दिल्ली में हुई घटनाओं का सार यानी ब्रीफ था। न वो घटना पहली थी और न ओल्ड राजेंद्र नगर वाली घटना आखिरी होगी। मैं रमेश झा। 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना कोई खतरे की घंटी नहीं है, क्योंकि ऐसी घंटियां पता नहीं कितनी बार बज चुकी है, लेकिन किसी की नींद नहीं खुलती, न किसी का ज़मीर जगता है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 27 जुलाई को अचानक से एक बिल्डिंग के बेसमेंट में करीब 12 फुट पानी भर जाता है। और ये बिल्डिंग राउस कोचिंग सेंटर की है, जो कि एक जानी मानी यूपीएससी की तैयारी कराने वाली सेंटर है। विडंबना देखिए कि अब यूनिवर्सिटी को लोग या छात्र नहीं जानते, मगर कोचिंग सेंटर जानी मानी होती है। छात्रों द्वारा अलग अलग वीडियो में जो बताया गया और अखबारों को पढ़ के जो पता लगा, वो बहुत अजीब था और डराने वाला था। वहां पढ़ने वाले छात्रों के हिसाब से पानी इतनी तेजी से भरा कि उन्हें निकलने का मौका ही नहीं मिला। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हम बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट जुटाते हैं, और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। इस पूरे घटना में 3 छात्र श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के यूपीएससी पास करके अफसर बनने की सारी हसरतें उसी बिल्डिंग में घुट के रह गईं। क्या यह दुर्घटना ऐसी थी जिसे रोकना बहुत मुश्किल था या असंभव था? इसका सीधा उत्तर है बिल्कुल नहीं। यह दुर्घटना कम और हत्या ज्यादा है। अब सवाल यह है कि इस हत्या का दोषी कौन है? इस सवाल का जवाब बहुत सरल है। इस हत्या का जिम्मेदार हमारा एमसीडी, कोचिंग सेंटर चलाने वाले मालिक और वो समाज है जो पढ़ने आने वाले छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह समझता है। शुरुआत करते हैं एमसीडी या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली से। अगर आप दिल्ली में घर बनाते हैं तो आप तैयार रहिए कि कम से कम 20 बार एमसीडी के लोग आएंगे और आपको अलग अलग कानून का पाठ पढ़ा के या घर के कंस्ट्रक्शन को रुकवा के हजारों लाखों रुपए लेकर के जाएंगे। और ये अनकही लेन देन की सीमा इस बात से तय होगी कि आपका घर किस एरिया में है और कितना बड़ा है। एमसीडी में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में रहने वाला करीब हर आदमी आपको एमसीडी में भ्रष्टाचार के बारे में बता देगा। नाले में गाद की सफाई को डीसिल्टिंग कहा जाता है, और पता नहीं एमसीडी डीसिल्टिंग कहां पर करती है। शायद ही दिल्ली के आम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने कभी इसे होता हुआ देखा होगा। अगर ये डीसिल्टिंग करते भी हैं तो जहां से गंदगी निकालते हैं वहीं नाले के ऊपर किनारे में रख देते हैं, और कुछ दिनों तक आसपास में रहने वाले लोग बदबू से परेशान रहते हैं, और फिर वही गंदगी सूख करके वापस नाले में चली जाती है। एमसीडी की ज्यादातर डीसिल्टिंग कागजों में होती है। एमसीडी पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने बारिश के पानी की निकासी वाले ड्रेन की सफाई ठीक से नहीं करवाई। आप पूरे दिल्ली में घूम लीजिए और ज्यादातर जगहों पर आप पाएंगे कि लोगों ने बारिश की पानी की निकासी को बंद करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना दिया है, और कुछ नहीं तो अपने मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग। और ऐसा नहीं है कि यह बात एमसीडी अधिकारी के संज्ञान में नहीं है। अगर आप कहीं पर छोटी सी दीवार खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो एमसीडी के लोग तुरंत चंदा लेने पहुंच जाएंगे। तो यह तो संभव ही नहीं है कि एमसीडी के अधिकारियों को अतिक्रमण का पता नहीं होता। अगर एमसीडी अधिकारी एनओसी देने के लिए किसी बड़े व्यावसायिक जगह पर जा करके जांच करते हैं तो ज्यादातर समय इसका मतलब बहुत साफ होता है कि व्यवसाय कितना बड़ा है, इसकी जांच करते हैं और खराबियों की जांच करते हैं। जितना ज्यादा खराबी निकलेगा, जितना बड़ा व्यवसाय होगा, उतना ज्यादा घूस होगा। तो उनके जाने का मकसद जा करके खराबी को बता के ठीक करवाने का नहीं होता है, बल्कि कुछ और ही होता है। ओल्ड राजेंद्र नगर वाली घटना जिसका जिक्र हम लोग अभी कर रहे हैं, इस घटना के बाद एमसीडी और नेता जग गए हैं कुछ दिनों के लिए, और जनता शांत हो जाए इसके लिए उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला दिया है। और कुछ घर टूटेंगे, कुछ दुकानें सील हो जाएंगी, बहुत सारे नए आश्वासन, और फिर कुछ दिनों बाद सब शांत और अगले हादसे का इंतजार होगा। लेकिन क्या एमसीडी पूरे दिल्ली में उन सभी व्यवसायों पर या घरों पर अपना बुलडोजर चला पाएगी जो एमसीडी द्वारा तय किए गए निर्माण और फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? और अगर नहीं तो ये 10-15 घर तोड़ के क्या मिलेगा? मैं ये तो नहीं कह सकता कि एमसीडी के सारे अधिकारी घूस ही लेते होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जरूर है जो ऐसा ही करते हैं, और दिल्ली में रहने वाले लोग जरूर इस बात को जानते हैं। मैं फिर से इस बात को दोहरा देता हूं कि मैं एमसीडी के सभी अफसर की बात नहीं कर रहा हूं। एक और बात बताना बहुत जरूरी है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है, ना कि नीचे से ऊपर। मतलब अगर अफसर ईमानदार हो तो नीचे के कर्मचारी भ्रष्टाचार करें, इस बात की संभावना बहुत कम होती है।
अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर हो रहे राजनीतिक लड़ाई पर कि इस्तीफा किसका हो। मेरे पिछले एक वीडियो में मैंने बताया है कि केंद्र सरकार ने कैसे अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दिल्ली के सर्विसेज को यानी अधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर अपना वर्चस्व यानी कमांड अपने हाथों में रखा है। दिल्ली अध्यादेश के बाद एलजी के पास प्रशासनिक ताकत की कोई कमी नहीं है। अध्यादेश के मुताबिक एलजी अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करीब हर काम में अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं और आए दिन वो ऐसा करते भी रहे हैं और इस कारण से उनके और सरकार के बीच में हमेशा ठनी रहती है। तो क्या दिल्ली के एलजी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी दिल्ली की भलाई को ध्यान में रखते हुए एमसीडी अधिकारियों को बारिश की पानी के निकासी वाले ड्रेनेज की सफाई के लिए लिखा है? क्या उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी एमसीडी अधिकारी को उसके खराब काम के कारण निलंबित किया है या संबंधित मंत्रालय से निलंबित करने की सिफारिश की है? अगर उन्होंने किया है तो वो लोगों के सामने अपने उस चिट्ठी को रखें और बताएं कि उन्होंने कितना काम किया है या करने की कोशिश की है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर जिम्मेवारी तो उनकी भी बनती है और उन्हें यह जिम्मेवारी लेनी चाहिए और खुद से अपना इस्तीफा जा करके दे देना चाहिए। लेकिन राजनाथ सिंह जी के हिसाब से बीजेपी इस्तीफा के रवायत में विश्वास नहीं करती है। राजनाथ सिंह जी को यह जानना चाहिए कि इस्तीफा वही देते हैं जो अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। मेरी जानकारी में आज तक यही था कि जो दिल्ली का मेयर होता है वो दिल्ली का रहने वाला होता है और उसे दिल्ली की नब्ज अच्छे से पता होती है। लेकिन जब मैंने मेयर सैली ओबराय का बयान सुना तो मैं चौंक गया। आप पहले बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। 3 बच्चों की जान चली गई। अब इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एमसीडी कमिश्नर को एक आज मैंने चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में, इस लेटर में सख्त निर्देश दे दिए हैं कि दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में चल रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज़ पे जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो सारे कोचिंग सेंटर्स जिन्होंने बाय लॉज का उल्लंघन किया है, जितने भी नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक्शन लिया जाए। इस वीडियो में सैली ओबराय एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखने की बात कर रही हैं और दिखा भी रही हैं और उम्मीद लगाता हूं कि चिट्ठी पहुंच भी जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चिट्ठी अब क्यों, पहले क्यों नहीं? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि दिल्ली में करीब हर दूसरा बड़ा कोचिंग सेंटर या फिर ज़्यादातर दुकानें कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा होता है? क्या वो ये नहीं जानती हैं कि बेसमेंट का इस्तेमाल दिल्ली में कोई नई बात नहीं है, जबकि कानूनी रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोर बनाने में और पार्किंग के लिए होना चाहिए? क्या वो इस बात को नहीं जानती हैं कि उन्हीं की पार्टी के राघव चड्ढा ने 2022 में एमसीडी को भ्रष्टतम विभागों में से एक कहा था? तो क्या वो टैग अब एमसीडी से हट गया है? और अगर नहीं तो फिर शुरू से ध्यान क्यों नहीं रखा गया? क्या वो इस बात की भी कभी जांच करवाएंगे कि जिस किसी को भी बिल्डिंग का एनओसी मिलता है वो एनओसी सीधे तरीके से मिलता है या घूस दे करके? और अगर वो ये मानती हैं कि एलजी उन्हें एमसीडी का कोई भी काम करने से रोकते हैं तो फिर वो चिट्ठी लिखने का दिखावा क्यों? ओल्ड राजेंद्र नगर के एमएलए दुर्गेश पाठक ने अतिक्रमण हटाने के लिए और वहां पर नालों की सफाई के लिए एमसीडी को कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, वो चिट्ठी उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। इससे यह पता लग पाएगा कि अधिकारी कितने निरंकुश हैं और चुने हुए प्रत्याशी की बात भी नहीं सुनते। इससे दुर्गेश पाठक की साख और बढ़ेगी। पहले जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में नहीं थी लेकिन सरकार उन्हीं की थी और है, तो जो भी लोग उनके ऑफिस में अपना काम लेकर के जाते थे तब आम आदमी पार्टी के नेता उनसे ये कहा करते थे कि उन्हें एमसीडी में जितवाया जाए ताकि काम आसानी से हो सके। अब तो दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी है, अब क्या दिक्कत है? दरअसल यह मुद्दा भी एक पिंग पोंग बॉल बन के रह जाएगा। अंत में आप पाएंगे कि सब कुछ जैसे का तैसा और फिर कुछ दिनों बाद या महीनों बाद फिर से इस तरह के हादसे की रिपोर्टिंग हो रही होगी और फिर से कोई बेबस माँ बाप लाचारी में इस तरह की गंदी राजनीति को देख रहा होगा। अब बात करते हैं उस कोचिंग सेंटर की जहां यह हादसा हुआ। राउज में पढ़ने की फीस करीब 1,75,000 है और निश्चय ही जब आप उसके ऑफिस में या जहां एडमिशन के समय मिलने मिलाने का कार्यक्रम होता है वहां जाएंगे तो सब कुछ जबरदस्त दिखेगा। दरअसल इनका प्रचार तंत्र जबरदस्त होता है। प्रचार और बाहरी चीजों को चमकाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। काश उन्होंने अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने में भी इतना ही खर्चा किया होता। लेकिन मेरी इस बात को कहीं लिख करके रख लीजिए कि ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स आपको बुनियादी सुविधा से भी वंचित रखते हैं। इसी कोचिंग सेंटर का उदाहरण उठा लीजिए। इतनी ज्यादा फीस
लेकिन लाइब्रेरी के नाम पर बेसमेंट में छात्रों को छोटे छोटे से डब्बे बना करके दे दिए गए हैं। बेसमेंट में एसी लगाने के नाम पर सभी खिड़कियां बंद और जो थोड़ी बहुत साफ हवा आने की गुंजाइश होती है वो भी खत्म। इससे ज्यादा अच्छा होता कि छात्र पार्क में कहीं जाकर के पढ़ लेते। दरअसल में लाइब्रेरी हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं है, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, और कोचिंग सेंटर की तो खैर बात ही क्या करनी है। कोचिंग सेंटर्स या स्कूल में लाइब्रेरी दिखावा का प्रतीक है और ज्यादा फीस के औचित्य को बनाए रखने का तरीका, यानी जस्टिफाई करने का एक तरीका। कोचिंग सेंटर एक व्यवसाय है। जरूर कुछ शिक्षक हैं जो आज भी छात्रों को छात्र समझते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर में ज्यादातर छात्रों को सिर्फ एक ग्राहक की तरह देखा जाता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुख इस बात का है कि कोचिंग सेंटर्स को इस ग्राहक के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कोचिंग सेंटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हों, बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी हों, जिनका काम इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना होना चाहिए था, वही इसमें संलिप्त है। जिन शिक्षकों का पूरा ध्येय ही पैसा हो, ऐसे शिक्षकों से क्या ज्ञान मिलेगा आपको? जो कोचिंग सेंटर्स अधिकारियों के साथ साठगांठ करके नियमों की धज्जी उड़ा के चल रहा हो, और जब इस तरह की घूस वाली व्यवस्था को देखते हुए छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास करके जब वो अधिकारी बनेंगे तो कितने ईमानदार होंगे, यह एक सवाल रह जाता है। आप मेरी बात को कहीं लिख के रख लीजिए। अंत में यही होगा कि राउस के मालिक अभिषेक गुप्ता ये बोल के निकल जाएंगे कि वो सिर्फ मैनेजमेंट देखते हैं और इन्हें रोजाना के काम काज का कुछ पता नहीं होता, वो तो सिर्फ नोट गिनने का काम करते हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं, 100 करोड़ कमा चुके हैं, 2-4 करोड़ को स्वाहा करेंगे और फिर सब कुछ जैसे का तैसा। अब बात करते हैं दिल्ली के मकान मालिकों की, जिनका घर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के आसपास या कॉलेजों के आसपास है और जो पहले अपना मकान किराए पर दिया करते थे। लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या ऐसे मकान मालिकों की है जिन्होंने अपना घर किराए पर लगाने की जगह वो अपने घर में पीजी रखने लग गए हैं, और ये कोई गलत बात नहीं है। अब मैं आपको पीजी यानी पेइंग गेस्ट की व्यथा सुनाता हूं। पीजी रखने का चलन पिछले 10-15 सालों में खूब बढ़ा है, जो कि एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है अगर नीयत अच्छी होगी तो। क्योंकि पीजी में रहने वाले ज्यादातर छात्र दिल्ली से बाहर के होते हैं और इन छात्रों में बहुत तो ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप ने कर्ज लेके या जमीन बेच के उनको शहर में पढ़ने के लिए भेजा है। पीजी में रहने के कुछ फायदे होते हैं और उसमें से एक फायदा यह है कि आपको खाना नहीं बनाना होता है और आप अपना ज्यादा समय पढ़ाई पर लगा सकते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख के माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी सीमा से बहुत आगे निकल के उनके लिए फीस और दूसरे तरह के खर्चों का इंतजाम करते हैं। इस बात को मकान मालिक या पीजी चलाने वाले लोग अच्छे से जानते हैं। पहले 2 या 3 फ्लोर वाले मकान में 10 या 12 कमरा हुआ करता था, अब उसमें 30 से 50 या 60 बच्चे रहते हैं। कभी कभी तो 12 बाई 12 के एक कमरे में 3-3 बेड लगे होते हैं। सुविधाओं के नाम पर आपको ज्यादातर घरों में ढंग की सफाई तक नहीं मिलेगी। कहीं कहीं तो टॉयलेट के बगल में लकड़ी की दीवार खड़ी करके एक और कमरा बना दिया जाता है और उस कमरे में 3-4 छात्रों को ठूस दिया जाता है। और अगर उनके यहां मेस का सिस्टम होगा तो खाना औसत या फिर कहीं की घटिया दर्जे का मिलेगा। और इन्हीं सुविधाओं के लिए छात्र हर महीने 10 से 15 हजार से लेकर के 25 से 30 हजार तक भरते हैं, और शायद और भी ज्यादा। कुछ मकान मालिक तो ऐसे मिलेंगे कि अगर आप उन्हें किराया देने में 2 से 3 दिन की देरी कर दें तो आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। और ये जो मैंने किराया बताया है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको सुविधाएं कैसी चाहिए। अगर आप कम किराए वाले बेड या घर को चुनते हैं तो ज्यादातर समय कमरे में सीलन होती है, या फिर ढंग से हवा नहीं आता, या फिर आपको छत पर बने टेम्परेरी कमरे में रहना होता है। और ऐसे में दिल्ली की गर्मी में इन छात्रों की दुर्दशा की आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन इन छात्रों को अपने घर की आर्थिक स्थिति का पता होता है, इसलिए कुछ कह नहीं पाते और इसलिए महंगा घर ले नहीं पाते। और जब इनमें से कुछ छात्र परीक्षा में पास हो जाता है तो फिर इसी सड़ी गली व्यवस्था को हम उदाहरण की तरह पेश करने लगते हैं कि देखो फला बच्चा भी तो इसी हालत में पढ़ के निकला है। लेकिन अगर ये पीजी, ये स्कूल, ये कोचिंग सेंटर्स, ये कॉलेज अच्छे से पढ़ाने लगे, अच्छे से रखने लगे और इनमें थोड़ी सी भी मानवीयता आ जाए तो 2-4 की जगह 10-20 छात्र ऐसी परीक्षा में सफल होने लगेंगे। दरअसल बाहर से आए छात्र कोचिंग सेंटर्स के लिए और मकान मालिकों के लिए मनी मेकिंग मशीन है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स और मकान मालिकों की सोच उनके अपने लालची इरादों को ढकते हुए एक अजीब से तर्क को गढ़ देती है
कि छात्र जब तक कष्ट नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। ज्यादातर छात्र और उसका परिवार तो पहले से ही कष्ट में होता है और इस तरह से रखना टॉर्चर है, कष्ट नहीं। दरअसल इस तरह की अनर्गल बातें वो अपने उस झूठ को छिपाने के लिए करते हैं जो वो छात्र के माँ बाप से बोलते हैं कि आपके बच्चे को हम अपने बच्चे की तरह रखेंगे। और बदकिस्मती देखिए कि इन्हीं में से कोई छात्र जब कोई बड़ा अफसर बन जाता है तब वो इन्हीं के सुध नहीं लेता। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारे मकान मालिक एक जैसे ही होंगे, कुछ मकान मालिक बहुत अच्छे भी होंगे, मगर आप खुद सोचिए कि जो मैंने कहा है वो सच है या नहीं। जिन माँ बाप ने अपने बच्चे को इस हादसे में खो दिया है, मैं उनके दुख को समझने की कोशिश मात्र ही कर सकता हूं। उम्मीद लगाता हूं कि कोई दूसरी श्रेया यादव, तान्या सोनी और दूसरा नेविन डेल्विन इस तरह के हादसे का शिकार ना हो। बहुत ही भारी मन से इन छात्रों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। नमस्कार।